रोज अगर पेपर में आता है कि 5 कंपनियों को पैसे मिले तो 2 साल बाद ये तो नहीं पता चलता कि कितनी बंद हो गई। अगर आप छोटा भी उद्योग कर रहे हो लेकिन उससे लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, तो आपको बिजनेस आता रहेगा। बिहार में जो युवाओं की संख्या बढ़ रही, लेकिन उनके पास कैसे पैसे कमाएंगे उसका कोई साधन नहीं है। अब पुणे के पास एक युवा हैं, वो अंजीर की खेती कर रहे हैं और अब अराउंड 3 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, लेकिन जो आदमियों की सोच है वो थोड़ी सी पीछे रह गई। भारत में जो लोगों के अंदर एक जुनून है वो मैंने दूसरे देशों में नहीं देखा है। नमस्कार, मी विनायक पाचलक आणि थिंक बँकच्या भारत ॲट 100 या विशेष कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आपण या आठवड्यात 15 ऑगस्टला आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करतोय, पण वर्तमानाचा वेध घेताना आणि भूतकाळाचा आढावा घेताना भविष्यात नक्की भारतापुढे काय आव्हानं आहेत, काय संधी आहेत याची चर्चा व्हायला हवी। या निमित्तानं भारत कोणत्या दिशेला जायला हवा हेही समजून घ्यायला हवं। या निमित्तानं ही विशेष मुलाखतींची सिरीज आपण या आठवड्यामध्ये रिलीज करतोय थिंक बँकवरती। आणि माझ्याबरोबर आज चर्चा करण्यासाठी आहेत सुप्रसिद्ध लेखिका रश्मी बन्सल मॅडम। मॅडम, स्वागत आहे तुमचं। त्या IIMच्या पासआउट तर आहेतच, पण 2009 पासून त्या एंटरप्रेन्योरशिप या मुद्द्याला धरून वेगवेगळी पुस्तकं लिहित आहेत। त्यांच्या असंख्य पुस्तकांच्या लाखो आवृत्त्या खपलेल्या आहेत। तुम्ही जर का गेल्या 10 वर्षात विद्यार्थी म्हणून कुठल्याही कॉलेजमध्ये असाल तर याची सर्वाधिक शक्यता आहे की त्यांचं कुठलं ना कुठलं पुस्तक तुम्ही वाचलं असेल। तर या निमित्तानं जरी त्या पूर्णपणे मराठीत बोलणार नसल्या तरीसुद्धा त्यांचे जे विचार आहेत उद्योजकतेवरती, तरुणाईवरती, त्यांच्या अनुभवांवरती, त्यांनी पूर्वी एक मॅगझिनसुद्धा चालवलेलं आहे। वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्या कंटेंट या विषयात काम करत असतात। ते सगळं मला आज समजून घ्यायचं आहे। स्वागत आहे तुमचं। आणि पहिला प्रश्न हा आहे की एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योजकता या विषयाला धरून तुम्ही जवळपास गेले 12-13 वर्ष लिहिताय, रिसर्च करताय, लोकांना भेटताय। खरं तर तेव्हा उद्योजकता, एंटरप्रेन्योरशिप हा विषय तेवढा इन ट्रेंड नव्हता, तो आत्ता आला, स्टार्टअप इंडिया। तर तुमच्या गेल्या 10 वर्षातला अनुभव काय आहे, कसं हे सगळं बदलत गेले आणि आपण कुठे येऊन थांबलो? नमस्कार दर्शकांना, माझा सप्रेम नमस्कार। विनायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। देखिए, जहाँ तक इन ट्रेंड की बात होती है वो तो ठीक है, मतलब आजकल ऐसा लग रहा है कि हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप फैली हुई है, लेकिन आज भी हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा युवा सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं। एक छोटा सा वर्ग है जो शायद सोचता है मैं अपना कोई बिज़नेस शुरू करूं, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन वो अभी भी बहुत ही छोटा सेक्शन है हमारे समाज का। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक मुहिम, एक अभियान चलाना है कि भाई हर कोई अपना सशक्त बन सकता है। ये नहीं कि हमें किसी और के ज़रिए नौकरी ढूंढनी है, हम खुद क्रिएटर बन सकते हैं, हम खुद, हमारे में इतनी शक्ति है। सो मेरे ख्याल अभी तो हमारा शुरू हुआ है, जो सफ़र है वो उसको बहुत आगे तक लेके जाना है। आपने जब शुरुआत की, जेव्हा तुम्ही पहिलं पुस्तक लिहिलं, आई थिंक दैट वाज अबाउट एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम IIMs, और उसके बाद आपने बहुत सारी अलग अलग उद्योजक लोगों के साथ बात की। मग ते अगदी 12वीपर्यंत असेल, महिला असतील, जे परत आले परदेशातनं ते असतील, तर या सगळ्या उद्योजकांशी बोलताना असे काय की इन्साइट्स होते किंवा काय की लर्निंग होते की जे तुम्हाला आम्हाला सांगायला आवडतील आणि जे भविष्यात पण उपयोगाला ठरतील? मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम था जब हम समझते थे कि आपको बहुत ही अलग किस्म के पर्सन होना पड़ेगा अगर आपको कोई बिज़नेस करना है। तो एक ही धीरूभाई अंबानी है, एक ही बिल गेट्स हैं, और मैं उस तरह नहीं सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ। लेकिन शायद मेरी जो पहली किताब थी स्टे हंग्री स्टे फुलिश, उसमें हाँ लोग IIM अहमदाबाद के थे, लेकिन उनकी जो बैकग्राउंड थी वो बिल्कुल मामूली थी। मतलब एक जैसे मिडिल क्लास परिवार से थे, बहुत बिजनेस फैमिली में उनकी पैदाइश नहीं हुई थी, उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, उनके पास कोई ऐसा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। ठीक है, उन्होंने पढ़ाई अच्छी की थी, लेकिन पढ़ाई के बाद उनका लक्ष्य था नौकरी, कि अच्छे MNC में नौकरी लग जाए। तो एक तरह से जब आप एक ही किताब में 25 लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो लगता है कि अच्छा
इनके पिताजी रेलवेज़ में थे, इनकी माताजी टीचर थी स्कूल में, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी से उनकी कहानी जोड़ सकते हो। तो मुझे याद पड़ता है कि जब पहला ईमेल मुझे आया था किताब प्रकाशित हुई उसके बाद, वो बेंगलोर से कोई थे, उन्होंने लिखा था, आई रेड योर बुक एंड आई क्विट माई जॉब। आपकी किताब पढ़ी और मैंने जाके इस्तीफ़ा दे दिया। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि कहानी में कितना दम है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि मेरी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, उनके अंदर ये इच्छा थी लेकिन दबी हुई थी। उन्हें डर था कि मतलब कैसे करूं, क्या करूं, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। तो जब ये किताब पढ़ी तो पता चला कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने ये काम किया है ऑलरेडी, और शायद उससे उनको साहस उनका बढ़ा, उनको हिम्मत मिली और उन्होंने भी यही रास्ता चुना। तो कहानियों के ज़रिए हम लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं, और वही मैंने कोशिश की है अपनी सारी किताबों में। अलग अलग तरह की किताबें हैं, एक जैसे महिला उद्योजकों पर है, एक जैसे आपने कहा धारावी में जो लोग बहुत ही मतलब ज़रूरी काम करते हैं लेकिन उन्हें हम देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत गंदी जगह है, यहाँ इसको तो हटा देना चाहिए। बट अगर आप अंदर जाएं धारावी के तो आपको पता चलेगा कि वहाँ 90% जो लोग हैं वो अपना कोई लघु उद्योग चला रहे हैं। ये नहीं कि किसी के ऑफिस में ड्राइवर है, प्यून है, मतलब चाहे वो 6-8 लोगों को ही नौकरी दे रहे हों, लेकिन वो भी हमारी अर्थशास्त्र, हमारी इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने उस समय 10 साल पहले कोई स्टडी की थी कि वो 2 किलोमीटर की जो जगह है धारावी, वहाँ पे $650 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। लेकिन हम कभी उसको उस नज़रिए से नहीं देखते कि यहाँ पे भी कोई उद्योग चल रहा है। सिर्फ हम जो सॉफ्टवेयर कंपनी की बड़ी सी शीशे वाली बिल्डिंग देखते हैं, हमको लगता है कि वहाँ कोई काम की चीज़ हो रही है। मेरे ख्याल से भारत देश ऐसा अनोखा देश है जहाँ हर कोई मतलब अपने दिल में ये चाह रखता है कि मैं करूं, लेकिन फेलियर के डर से या फिर लोग क्या कहेंगे, मतलब वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता है कि हम कर सकते हैं। और ये बदल रहा है और भी बदलेगा। तुम्ही तर एकदम लकी आहात की तुमच्या कामामुळं, तुम्ही घेत असणाऱ्या कष्टामुळं तुम्हाला खूप उद्योजकांना भेटता आले ओव्हर द पिरियड ऑफ इयर्स, वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या, धारावीपासून ते अगदी काय IIM अहमदाबादमधल्या, त्यांच्या डेमोग्राफिक्स वेगळ्या असतील, सगळं वेगळं असेल, पण असे काय कॉमन पर्सनॅलिटी ट्रेट्स सापडले, प्रिन्सिपल्स सापडली की ज्याच्यामुळं हे सगळे त्यांच्या कामात यशस्वी झाले? हाँ, मैं इसको ना 3P फॉर्मूला बोलती हूँ। एक तो जो भी कोई सफल हुआ है, जिसने इस रास्ते को चुना है, उसमें बहुत ज़रूरी है पैशन यानी जुनून, कि मैं जो भी काम चुनूँ उसमें मैं एकदम घुल मिल जाऊँ, उसको अपना मतलब दिन रात उसी के बारे में मैं सोचूं कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है तो उसको कैसे बेहतर बनाऊं। तो उनमें वो एक जुनून है कि मुझे कुछ करना है, कुछ दिखाना है, कुछ अलग करना है। तो वो एक बहुत ज़रूरी क्वालिटी है जिसे कहते हैं हंगर टू सक्सीड। मतलब भूख तो हम जानते हैं, लेकिन भूख पेट की भूख नहीं, मतलब एक मन की भूख या आत्मा की भूख आप कह सकते हो। दूसरा ये है कि जिसे मैं कहती हूँ पर्पस या लक्ष्य। शुरू में तो होगा कि ठीक है, शायद कई लोग अपनी चॉइस से भी नहीं एंटरप्रेन्योर बनते, क्योंकि सपोज़ मेरे पास ज़्यादा शिक्षा नहीं है तो शायद मुझे कोई छोटा बिजनेस ही करना पड़े, चाहे मैं छोटी सी दुकान चला रहा हूँ या मैं छोटा घर से सिलाई का काम कर रही हूँ। तो शुरू में तो सिर्फ अपनी जीविका में चला रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा बड़ा किया तो मैं अगर 4 लोगों को और काम दे सकती हूँ, उनके परिवार को भी मैं फ़ायदा कर सकती हूँ, तो वो भी एक तरह का लक्ष्य है कि मेरे द्वारा लोगों को काम मिल रहा है। अब जैसे मैं किताबें लिख रही हूँ, ठीक है, मुझे कुछ रॉयल्टी मिलती है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे तब खुशी होती है जब ऐसे ईमेल आते हैं कि आपकी किताब पढ़ के मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो मेरा पर्पस है कि इस तरह से अगर लाखों लोग मेरी किताबें पढ़ेंगे, उसमें से कुछ की ज़िंदगी बदल सकती है, तो मेरा वो पर्पस है। तो ऐसा एक हायर पर्पस है, पैसे से बढ़ के थोड़ा आगे। और तीसरा जिसे कहते हैं परसिवियरेंस, कि आप लगे रहो। तो लगे रहो मुन्ना भाई कहते हैं, वो उद्योग में तो डेफिनेटली उसका एप्लीकेशन है, क्योंकि कोई भी काम 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल में नहीं होता। अगर आप आम का पेड़ भी आप चाहते हो, आप बीज अगर आप
ज़मीन में बोएंगे तो उसको कम से कम 8, 10, 15 साल लगते हैं जब तक वो आम देता है। तो कोई भी काम करने में आपको काफ़ी मतलब बाधाएं आएंगी, कुछ फेल भी हो सकता है, उसको आपको अलग तरीके से फिर से निकालना पड़ेगा, उसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, जोड़ निकालना पड़ेगा। तो आदमी में या औरत में वो होना चाहिए कि मैं जो भी होगा लेकिन उसको मैं फेस करके उसका सामना करके आगे मैं बढ़ता रहूं या बढ़ती रहूं। आज याच्या उलटं होताना दिसतंय की तुम्ही जसं म्हणालात की लघु उद्योग MSMEज असतात, ते पण उद्योग असतात, खूप वर्ष काम करायला लागतं, पण आजकाल व्हॅल्युएशनचा जमाना आला आहे। कंपनी काढली की स्टार्टअप म्हणून सांगायचं, मग व्हॅल्युएशन्स होतात आणि मग सेल आउटचा प्रयत्न करायचा। त्याच्यामुळे एक फॅड पण आलं आहे की आता एंटरप्रेनर व्हायचं फॅड आहे एक प्रकारे, त्या ग्लॅमरमुळं, त्यांच्या लिस्टिंग्समुळं, IPOजमुळं, आणि मग त्याच्यातसुद्धा फेल्युअर्स खूप जास्त येतात। तर हे जे गेल्या काही वर्षात तयार झालं आहे व्हॅल्युएशनचं, लिस्टिंगचं, IPOचं आणि व्यवसाय करायचं फॅड, ह्याच्याकडे तुम्ही कसं बघता? हाँ, मतलब आजकल ऐसी सोच है कि जिसको वैल्यूएशन मिल गई उसकी किस्मत चमक गई, लेकिन आज से 5 साल 10 साल बाद देखते हैं कि इनमें से कितनी कंपनियां फिर भी मौजूद होंगी जो कोई अच्छा सर्विस देंगी लोगों को, जो जिसके लिए लोग पैसे देना चाहेंगे वही सरवाइव करेगी। जो बाकी पैसे के बल पे खड़ी है वो तो ढह जाएगी। और हम देख चुके हैं, कई तो बंद भी हो चुकी हैं। रोज़ अगर पेपर में आता है कि 5 कंपनियों को पैसे मिले तो 2 साल बाद ये तो नहीं पता चलता कि कितनी बंद हो गई, उसकी न्यूज़ भी नहीं आती। तो मैं ये कहूँगी ये चक्काचौंध एक है, लेकिन अगर आप देखें तो ऐसी 100 कंपनीज होंगी पर लाखों लोग ऐसे हैं जो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मतलब जो स्लो एंड स्टडी बढ़ेगा। तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक ही राह चुने। देर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं जो ये रास्ता चुन रहे हैं जिनमें वो सक्षमता भी है, जिनके पास मतलब उतने पैसे रेस करने की दे हैव दैट एबिलिटी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसी को समझो कि यही रास्ता है उद्योग जमाने का। ओके, आई जस्ट थिंक कि मतलब हर किसी को अपने अंदर झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ। अगर आप छोटा भी उद्योग कर रहे हो लेकिन उससे लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, तो आपको बिजनेस आता रहेगा। सिर्फ कोई भी जो आइडिया है उसके पीछे क्या है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जिसको आप हल कर रहे हो। तो अगर आप अपना काम अच्छी तरह करते रहो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अगर आप बायजूस को देखिए तो उन्होंने शुरू में तो कहा था कि हम पूरा डिजिटल रेवोल्यूशन लाएंगे और आकर 5 साल बाद उन्होंने जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको ख़रीद लिया है। तो आई वुड जस्ट से कि ग्लैमर में आप चकरा ना जाएं, आप अपना काम जो है उसके ऊपर अपना ध्यान दें, उसके ऊपर फोकस दें। हो सकता है अगर आपका काम इतना स्केल अप हो गया आपको भी वो वैल्यूएशन मिल जाए, लेकिन आप लोगों के प्रति, अपना कस्टमर के प्रति अपना ध्यान दें। तुमच्या या उत्तरावरनं अजून एक प्रश्न असा डोक्यात येतो की 2 गोष्टी आपण म्हणतो, एक मेक इन इंडिया आणि मेक फॉर इंडिया, की ज्याच्यामध्ये इंडियात तर बनतं आहे, भारतात बनतं आहे, पण बाहेर विकलं जातं आहे किंवा कदाचित एका एलिट क्लासच्या गरजा भागवण्यासाठी विकलं जातं आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला असे प्रॉडक्ट, असे उद्योजक, अशा कंपन्या की जो मेजॉरिटी आहे देशातला, म्हणजे कोट्यावधी जी लोक आहेत त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काम करतात। तर असं झालंय का की या मेक फॉर इंडिया कंपन्या कमी पडत आहेत किंवा तिथे जे काम करतायत त्यांना पुरेसं ग्लॅमर मिळत नाही आहे, कारण तिथं अजून खूप प्रश्न आहेत? तुम्हाला असं वाटतं का की असं काही झालंय? हाँ, इसको कहते हैं मेकिंग फॉर इंडिया, मेकिंग फॉर भारत, राइट। लेकिन अगर आप देखें आज जो हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और हर कोई UPI का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने पूरी मतलब दुनिया में ही एक ऐसे हलचल फैला दी कि भारत से उत्पन्न एक पेमेंट सिस्टम है जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है और सबसे आसान है यूज़ करने में, इसीलिए सबने उसको अडॉप्ट किया है। तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप मेरे ख्याल जो युवा वर्ग हैं वो ऐसी सोच अगर रखें कि हम भारत के लिए बनाएं तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आई थिंक टेक्नोलॉजी में भी मैंने देखा है, जैसे कि IIT मद्रास का रूरल इंक्यूबेटर है, तो उनकी कुछ जो कंपनियां हैं वो ऐसी चीज़ें बना रही हैं
जिनका उपयोग अफ्रीका में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, क्योंकि वो उन देशों का भी जो ग्राउंड लेवल रियलिटी वो हमारे देश की तरह है। ठीक है, अगर आप कोई एक कंपनी है जो एटीएम बनाती है, अब वो ऐसा एटीएम जिसमें एयर कंडीशनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं, वो एकदम मतलब लो मेंटेनेंस है, तो अगर उस तरह का प्रोडक्ट कोई अमेरिका में तो ईजाद नहीं होगा। वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे से बहुत अलग है। अगर आप अरविंद आई हॉस्पिटल को देख लीजिए, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कैटरैक्ट के ऑपरेशंस करते हैं, और उनके आने के पहले इंट्राओक्यूलर लेंस जो थी उसका प्राइस बहुत हाई था, तो इसलिए ऑपरेशन भी बहुत महंगा होता था। उन्होंने उसी चीज़ को अपने फैक्ट्री में जब इंजीनियर किया, तो आज उस लेंस की कीमत इतनी कम है कि बिल्कुल ही मतलब वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट पे दुनिया में अब कैटरैक्ट सर्जरी होती है। तो आई थिंक इस तरह की इनोवेशंस इंडिया से आ रही हैं, क्योंकि हमारी खुद की ज़रूरत है, और फिर जब यहाँ पे वो सक्सेस हो जाता है तो दूसरे देशों को भी लगता है कि हम भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसके लिए आपको भारत को समझना होगा। अगर आप शहर में बैठ के अपना सोच के इंटरनेट पे गूगल सर्च करके आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो वो नहीं चलेगा। आपको गांव में क्या स्थिति है, लोगों की क्या तकलीफ़ें हैं, किस तरह से हम उनके लिए कोई सल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका आपको एक नज़रिया चाहिए, उसके लिए आपको एक जुनून चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। तुम्ही भारताचा उल्लेख केलात म्हणून तुम्ही अगदी साऊथमधल्या अक्षयपात्र अरविंद आय हॉस्पिटलपासून नॉर्थमधल्या कंपन्यांपर्यंत लिहिले, त्यानिमित्तानं देश फिरला आहे, उभा आडवा तिथल्या उद्योजकांना भेटला आहे। तर तुम्हाला आजचा भारत कसा दिसतो, त्याचे आयडेंटिफाइंग एलिमेंट्स काय आहेत जेव्हा तुम्ही फिरलात त्याच्यातनं? कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर औद्योगिक जो प्रोग्रेस है ज़्यादा है, जैसे गुजरात, जैसे तमिलनाडु, और कुछ जगह हैं जैसे बिहार, वहाँ आपको उद्योग मिलेंगे ही नहीं, बड़ी मुश्किल से आपको मिलेंगे लोग जो कोई बड़े स्तर पे कोई काम कर रहे हों। तो ये एक तरह से रीजनल डिस्पैरिटी तो है, और वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरियों की ज़रूरत भी है। बिहार में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, युवाओं की संख्या बढ़ रही, लेकिन उनके पास कोई आगे कहाँ वो काम करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, उसका कोई साधन नहीं है। तो किसी तरह हमारे सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कल जब उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो क्या हमारे देश में, समाज में कुछ हलचल होने की आशंका है। अभी भी रिसेंटली जब अग्निवीर स्कीम हुई थी, तो फिर एक्चुअली उसके पीछे क्या था, एक तरह का फ्रस्ट्रेशन था कि हम क्या करें, ये भी रास्ता हमारे लिए बंद हो गया, चाहे उसमें भी बहुत ही कम लोगों को मिल रहा था। तो किसी तरह हमें फ्यूचर में कैसे नौकरियां हम बढ़ाएं, कैसे हम उद्योग को हम इनकरेज करें जिससे कि दे क्रिएट जॉब्स, आई थिंक वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आई थिंक आई डोंट नो दी सोल्यूशन, बट कुछ तो करना होगा। पण तुम्ही जसं युवांबद्दल बोललात, त्याला आपण डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणतो आणि असं म्हणतो की त्याचा डेमोग्राफिक बॉम्ब होता कामा नये। तर पुढच्या 25 वर्षाचा विचार केला तर असं नक्की काय व्हायला पाहिजे, किंवा कुठले प्रश्न आहेत किंवा कुठले उद्योग आहेत की जे या युवांनी हातात घेतले पाहिजेत किंवा त्याच्यात काम केलं पाहिजे, आणि त्याच्यामुळं देशाचं पण भलं होईल आणि जो युवकांच्या हातालाही रोजगार मिळेल, असे काय दिसतात तुम्हाला पुढच्या 25 वर्षाचा रोडमॅप म्हणून? आई थिंक हर किसी को एक तरह की नौकरी के लिए एस्पायर नहीं करना चाहिए कि भाई हम सब आईटी कंपनी में काम करें। ओके, जैसे कि जो खेत में किसान है, उसका जो बेटा है, बेटी है, वो अपना जो पारंपरिक जो कारोबार है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब पुणे के पास मेरी पहचान में एक युवा हैं, वो अंजीर की खेती कर रहे हैं। वो पारंपरिक रूप से उनकी फैमिली वही कर रही थी, पर उन्होंने जैसे शिक्षा पाई, कहीं जॉब भी किया, फिर उनको लगा कि नहीं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, तो वो वापस गांव गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे खेत मतलब अलग अलग किसानों को जोड़ा, और अब अराउंड 3 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं अंजीर की खेती से, और उसको मतलब उसके प्रोडक्ट्स बना के जाम वगैरह। तो मतलब इस तरह से वैल्यू एडेड प्रोडक्शन हो सकता है इन एग्रीकल्चर। ओके, अपने जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनमें भी क्या है कि जो पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं वो छोड़ के कुछ और नौकरियां कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है उसमें कोई फ्यूचर नहीं है।
लेकिन एक्चुअली उसकी डिमांड बढ़ रही है। ओके, तो जो हैंड क्राफ्टेड और यूनिक चीज़ें हैं उनकी मार्केटिंग ज़रूरी है। तो हमें ऐसे मतलब जो हमारी पुरानी जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, उनको खोना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट भी करना है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग हो। तीसरा जैसे आईटी भी हो गया, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप कॉलेज से ही जाके सब कुछ सीखें। अब जैसे कोडिंग हो गई, ये तो आप खुद अपने घर में बैठ के इंटरनेट से सीख सकते हो। तो इंटरनेट में वो सभी चीज़ें हैं जो आपको कोई भी बिज़नेस शुरू करना है उसमें नॉलेज है। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। तो किस तरह वो इच्छा और लगन पैदा करें लोगों में, मुझे तो ये लगता है कि एक्चुअली आज टीचर को जाके आपको सुनना नहीं चाहिए क्लासरूम में। अगर कोई चीज़ आपको सीखनी, आप खुद सीख सकते हो। आप जा सकते हो कॉलेज, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कोर्स आप जो आपने पढ़ा है उसी में आपको अपना करियर बनाना है। तो हर में ये एक इच्छा जगानी है कि भाई आप कोई चीज़ ढूंढो, व्हाट आर यू गुड एट। ओके, एवरीवन हैज़ अ यूनिक टैलेंट। मैंने काफ़ी जल्दी समझ लिया कि मुझे लिखने का शौक़ है, मुझे इसी फील्ड में जाना चाहिए, चाहे उस समय दुनिया मुझे नहीं प्रोत्साहित कर रही थी उस तरफ कि भाई ये थोड़ी कोई करियर होता है। तो उसी तरह फ्यूचर के करियर्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या प्रतिभा है। ओके, और वो स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। सो सिर्फ डिग्री और वो पर्चा लेके फ्यूचर नहीं बनेगा। तो ये अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में लेने का जो एक मतलब जिम्मा है आपका। लेकिन आज भी हम वो कहते हैं जी ठीक है, लोग कह रहे हैं ये करो, मम्मी कह रही है करो, टीचर कह रही, तो हम दूसरों के बताए पथ पे चलते रहेंगे तो अपने अंदर का जो यूनिक टैलेंट है वो तो कभी बाहर आएगा नहीं। सो आई फील दैट वी नीड टू इंस्टिल दैट डिज़ायर एंड दैट कॉन्फिडेंस इन पीपल कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट बी एक्सीलेंट एट इट। जो भी आप काम करो उसमें बेहतरीन काम करो। अगर आप घास भी काट रहे हो तो वो बढ़िया करोगे तो आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं। एक अमेरिका में कोई मैंने पढ़ा, हॉलीवुड में एक लेडी है, वो सिर्फ लोगों के आईब्रो बनाती है। वो सारे जो टॉप स्टार्स हैं उन्हीं के पास जाके अपने आईब्रो बनवाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी पैसे हैं। अजून एक गोष्ट अशी झाली की जसं तुम्ही म्हणालात, टेक्नॉलॉजीमुळं वर्ल्ड इज फ्लॅट ही कॉन्सेप्ट आली आहे प्रत्यक्षात, जी थॉमस फ्रीडमन म्हणायचा की तुम्ही कुठेही असाल, तुमचं लोकेशन, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असली की यू कॅन जस्ट कॉन्कर द वर्ल्ड. तर येणाऱ्या कालावधीमध्ये टेक्नॉलॉजी किती इम्पॅक्ट करेल, तुम्ही ज्या कुठल्या उद्योजकांना भेटला त्यांच्या आयुष्यात टेक्नॉलॉजी कशी बदलली, आणि येणाऱ्या कालावधीत जे युवक आहेत किंवा जे काम करणारे उद्योजक आहेत त्यांनी टेक्नॉलॉजीकडे कसं बघावं? अब टेक्नोलॉजी तो इतनी मतलब हर जगह फैल गई है कि अब हम उसको मतलब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही मानते हैं। और जो आज पिछले 10 साल में पैदा हुए बच्चे हैं वो तो हाथ में मतलब जैसे लगता है मोबाइल के साथ ही पैदा हुए हैं। तो हर चीज़ का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। तो उसी तरह अब स्थिति ये आ गई है कि कई लोग इतना टाइम सोशल मीडिया में गंवा देते हैं कि कुछ काम ही नहीं करते। तो हर चीज़ का एक मतलब हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, तो वो बैलेंस हमें मेंटेन करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ई कॉमर्स से ही काम चलेगा, नहीं, लोग आज भी शायद दुकान में जाके भी देखना चाहेंगे। तो जो भी लोग शुरू में सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं तो जैसे बड़े होते हैं तो फिर उनको लगता है कि नहीं, हमको फिज़िकल शॉप में भी जाना चाहिए। तो एक तरह से हाइब्रिड, फ्यूचर इज़ हाइब्रिड। क्योंकि आप देखिए अब जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो लोग थिएटर में भी जाना चाहेंगे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर पे देखेंगे। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी तो बहुत होगी लेकिन लोग तरस जाएंगे ह्यूमन कांटेक्ट के लिए। ओके, एक टाइम आ सकता है जब आप कहीं भी जाओ तो रोबोट्स ही आपको सर्विस दे रहे हैं। आप कॉफ़ी शॉप में जाएंगे, रोबोट सब काम कर सकते हैं। और लोगों के अंदर अकेलापन बढ़ रहा है, तो बहुत सारे केयरिंग प्रोफेशंस विल बी नेसेसरी। इंडिया की पॉपुलेशन एजिंग हो रही है, मतलब 60 साल की उम्र के ऊपर लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो उनकी जो कहते हैं उनकी देखभाल के लिए, बच्चों की, मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ प्रोफेशंस रिक्वायरिंग ह्यूमन टच। ओके, दैट इज़ ऑल्सो देयर। जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही, ह्यूमन टच की भी ज़रूरत है। तो ये नहीं कि अगर आप टेक्नोलॉजी में नहीं है तो आपका फ्यूचर नहीं है। सो आई वुड से कि हर चीज़ का फ्यूचर है,
लेकिन अगर आप ह्यूमन प्रोफेशन में जाएंगे तो आपके पास लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए। तो आपके अंदर क्या प्रतिभा आहे उसके हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज कीजिए। तुम्ही एक वेगळं पुस्तक महिलांवरती लिहिलं आहे. एकूणच आत्ताच्या भारतामध्ये सगळ्याच क्षेत्रात, कारण तुम्ही लेखिका म्हणून फिरत असता, वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन भाषणं देता, पुस्तकांसाठी महिलांशी बोलता. येणाऱ्या 25 वर्षात भारतामध्ये महिलांचं स्थान काय असेल, ते आत्ता कसं आहे, आधीच्यापेक्षा सुधारलं आहे का, आणि ते कसं असायला हवं? ये बहुत मुश्किल सवाल है विनायक। मतलब बदलाव कभी आसान नहीं होता। अब आज एक्चुअली एक ही पीढ़ी में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब उससे कैसे डील करें नहीं समझ में आ रहे। मुझे क्या लगता है कि भारत में महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, लेकिन जो आदमियों की सोच है वो थोड़ी सी पीछे रह गई है, क्योंकि जो उन्होंने देखा अपने बचपन के कि माँ हमेशा है सिर्फ फैमिली की तरफ ध्यान दे रही, लेकिन जो अगर कामकाजी महिलाओं के साथ किस तरह से हमें भी घर के काम में कंट्रीब्यूट करना है, बच्चों की देखभाल में कंट्रीब्यूट करना है, बहुत कम हमारे देश के मर्द आज कर रहे हैं। तो फिर महिला के ऊपर और ज़्यादा बोझ आ जाता है। सो एक तरह से यू नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अ वर्किंग वुमन, बट फिर भी हमारे देश में काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट है। अगर आप जापान, कोरिया वगैरह देखें तो वहाँ तो मतलब कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इंडिया में जितनी महिलाओं ने ऊंचे पोजीशंस प्राप्त किए हैं, चाहे बैंक में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, आप उन कर देशों में देखें कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक जितनी भी सफल महिलाएं हैं उनके पीछे और महिलाओं का हाथ है। जैसे कि मेरी मम्मी ने बहुत मुझे साथ दिया जब मेरी बेटी छोटी थी, अभी भी आज भी है मेरे साथ। किसी की मदर इन लॉ ने बहुत साथ दिया होगा। हमारे आसपास की जो कम्युनिटी है, नेबर्स हैं। तो एक तरह से अकेला आप अगर आप फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, अकेला सिर्फ एक महिला अगर काम भी करे, परिवार भी देखे, वो पॉसिबल नहीं है। सो ये थोड़ा सा एक ट्रांजिशन का दौर है। शायद नेक्स्ट जनरेशन में आजकल के जो नौजवान हैं इसके लिए ज़्यादा मतलब प्रिपेयर्ड हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि जो यंग फादर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों की परवरिश में। तो बदल रहा है धीमे धीमे, बट और भी शायद ज़रूरत होगी और पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत होगी इसके लिए। शेवटच्या प्रश्नाकडे जायच्या आधी त्याच्या आधीचा सेकंड लास्ट प्रश्न, की या सगळ्यामध्ये एक महत्त्वाची भूमिका असते ती एज्युकेशन सिस्टीमची. तुम्ही स्वतः IIM मधून शिकला आहे, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये सातत्यानं जात असता, उद्योजकांशी बोलला आहे. तर भारताच्या एज्युकेशन सिस्टीममध्ये येणाऱ्या काही वर्षामध्ये कसे बदल व्हायला हवेत? आत्ताची एज्युकेशन सिस्टीम आपल्या सगळ्या गरजांना पुरेशी आहे का, आणि नसेल तर काय काय बदलायला हवं? अभी आप सबको पता होगा कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, अगर अच्छी तरह होगा तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही एक कॉन्फ्रेंस में गई जहां भारत के बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आए हुए थे। तो वहाँ पे यही चर्चा हो रही थी कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्लासरूम में कैसे लेके जाएं, क्योंकि हमको जो शिक्षक है उनको पूरी तरह से रिट्रेन करना पड़ेगा। पुराने समय में सारा एम्फेसिस था ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, लेकिन आज ज्ञान तो आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। तो लोगों को क्या चाहिए? उनको चाहिए शिक्षक द्वारा, मतलब दे हैव टू ऐड वैल्यू। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मेंटरशिप दें, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हैं। ओके, तो इसके लिए काफ़ी आई थिंक प्रयास हो रहे हैं गवर्नमेंट सरकारी लेवल पे, लेकिन एक एक शिक्षक को भी अपने अंदर बदलाव लाना होगा। सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में है वो पढ़ाने से अभी फ्यूचर नहीं है। जैसे आजकल क्या है, वो PPT चला देते हैं, पर PPT में वही मटेरियल है जो टेक्स्ट बुक में है। तो बच्चों को कोई आप उनकी रुचि कैसे पैदा करेंगे सब्जेक्ट की तरफ, उनको उत्साहित कैसे करेंगे कि भाई, कई बच्चों को लगता है स्कूल जाने का फ़ायदा ही क्या है, ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका मेरी लाइफ से क्या कनेक्शन है, इससे आगे मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें आई थिंक अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं समझ गए हैं। तो पॉलिसी तो अच्छी बनाई है, लेकिन जब वो लोगों तक पहुंचेगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा तभी जब शिक्षक और जो स्कूल हैं वो उसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। बट आई थिंक दे हैव ऑल एग्रीड कि भाई यही ज़रूरत यही है। मतलब आजकल के बच्चे बहुत
डिमांडिंग हैं, अगर हम उनको नहीं उनको प्रेरणा देनी है, मोर देन एनीथिंग एल्स, प्रेरणा देनी है उनको, गाइडेंस देनी है, नॉट एज ए सिर्फ एक तरफा मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चे और शिक्षक के बीच में। ये नहीं कि भाई मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ और आप बस कॉपी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि फ्यूचर क्या है, आपको बार बार अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब आपने मेरे को कई बार बोला आप लेखिका हैं, आप लिख रहे हैं किताबें। अब मेरा कोविड के टाइम में मैंने 2-3 नए प्रयास किए। एक तो मैं सिखाने लगी, लोगों को राइटिंग सिखाने लगी, जो मुझे नहीं पता था मेरे अंदर है। दूसरा, मैंने स्क्रीन राइटिंग का कोर्स लिया, जिससे कि जो टीवी सीरियल्स और फिल्म्स में जो स्क्रीन प्ले होता है वो लिखने की मैंने जो स्किल है वो प्राप्त की। क्योंकि मुझे लगता है कि कहानियाँ तो लोगों को चाहिए, लेकिन शायद वो अब उसको स्क्रीन पे देखना चाहेंगे, तो लेखिका से मुझे स्क्रीन पे राइटर भी बनना पड़ेगा। तो आई हैव टू कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट माई सेल्फ। अब ये है कि अभी तक किसी ने मेरा स्क्रीन प्ले खरीदा नहीं है, मुझे नहीं पता उसकी फ़िल्म कब बनेगी, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। और आगे अगर कोई युवा मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि लेखन में क्या फ्यूचर है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखिए, क्योंकि आज ऑडियो विजुअल मीडियम का ज़माना है। और अगर आज मैं युवा होती तो मैं भी उसमें पहले सोचती कि उसी क्षेत्र में मुझे जाना है। तो दुनिया एक तरह से बदलती है, लेकिन कहानियों की जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं नहीं जाएगी। लोग कहानियाँ प्राचीन काल से आज तक और भविष्य में सुनते जाएंगे, सिर्फ उसका मीडियम बदलता जाएगा। पहले ओरल होती थी, मुख से लोग एक पेड़ के नीचे बैठ के सुनते थे, फिर किताबों के ज़रिए, फिर टेलीविज़न, फिर फिल्म्स, अब वेब सीरीज़ हो गई। तो वो क्रम चलता रहेगा, लेकिन कहानीकार की जो डिमांड है वो तो नाही जाएगी। शेवटचा प्रश्न, तुम्ही या सगळ्याबरोबर फिक्शनही लिहित होता, काही स्टोरीजही पब्लिश करत होता, तर अजून 25 वर्षांना आजपासून कशा प्रकारचा भारत तुम्ही इमॅजिन करता, काय असायला हवं, त्यावेळी तुम्हाला काय लिहायला आवडेल आणि कशा प्रकारच्या देशात तुम्हाला राहायला आवडेल 25 वर्ष? देखिए, आज बहुत सारी समस्याएं दिख रही, लेकिन फिर भी मुझे ना एक वेरी पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि हमारा भविष्य आज से बहुत ज़्यादा उज्जवल होगा और उसमें युवा पीढ़ी का ही योगदान होगा। क्योंकि भारत में जो लोगों के अंदर एक जुनून है वो मैंने दूसरे देशों में नहीं देखा है। जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनको क्या ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करने की या अपने आप को बेहतर बनाने की, क्योंकि वो तो एक कंफर्ट जोन में है। तो मुझे लगता है कि आगे हम समृद्ध भी होंगे, हम सुशील भी होंगे, हम अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मॉडर्न भी होंगे। हम में ये एक गुण है भारतीयों में कि हम बहुत लचीले हैं, हम अडेप्ट हो जाते हैं। हम चाइनीज़ डोसा भी बनाते हैं, हम मतलब तो हम हर तरह से बाहर की चीज़ों की अच्छी अगर हम जो सोच है और अच्छी जो क्वालिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, वो लेके अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ उसको मिलाएंगे तो ज़रूर कुछ सुंदर ही भविष्य हमारा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा दृढ़ आई थिंक विश्वास है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ ब्राइट। और तब आप क्या लिखेंगी? इतना आगे तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट ज़रूर उस समय जो सुंदर कहानियाँ होंगी उससे मैं लिखना चाहूँगी। एंड आई थिंक अगर हम स्टे हंग्री स्टे फूलिश के मोटो को ही फॉलो करते रहें तो 21st सेंचुरी भारत का ही होगा। रश्मीजी, तुमचे खूप खूप आभार। तुम्ही खूप वेगळ्या अँगलनं आणि अत्यंत ऑप्टिमिस्टिक पद्धतीनं देश, उद्योजकता या सगळ्याबद्दलचे आपले विचार मांडले आणि तुमचा बहुमूल्य वेळ थिंक बँकसाठी दिला, त्याबद्दल खूप खूप आभार. धन्यवाद.